इस चैनल पर प्रस्तुत की गई सभी कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। इन कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इन्हें वास्तविकता से न जोड़ें। तो आइए सुनते हैं आज की एक नई काल्पनिक कहानी, केवल नॉवल स्टोरीज हब पर। सोनिया सक्सेना को धीमे धीमे चलते देख राहुल शर्मा एक पल के लिए ठिठक गया। नीली लहंगे में उसकी खूबसूरती ऐसी थी मानो कोई अप्सरा धरती पर उतर आए हो। राहुल ने उसे ध्यान से देखा। उसे याद था कि जब वह पहली बार सोनिया से मिला था तब उसकी खूबसूरती और आकर्षण ने उसे प्रभावित किया था। आज इस खास मौके पर वह और भी निखर रही थी। सोनिया भीड़ के बीच से गुजरती हुई सबसे आगे आए। सोनिया दी, जन्मदिन मुबारक, एक युवा लड़के रोहन ने कहा और साथ ही एक खूबसूरती से पैक किया हुआ उपहार उसकी ओर बढ़ाया। शुक्रिया, सोनिया ने मुस्कुराते हुए उपहार लिया। रोहन के बाद बाकी लोग भी एक एक करके अपने उपहार देने लगे। राहुल भी पीछे नहीं रहा। जन्मदिन मुबारक सोनिया, उसने कहा। शुक्रिया राहुल, सोनिया ने वही गर्मजोशी भरी मुस्कान बरकरार रखी। तभी 3 बड़े बारबेक्यू ग्रिल्स लाए गए। प्रीमियम गोश्त, सीख कबाब, झींगा, समुद्री मछली और शाकाहारी व्यंजनों का ढेर सज गया। युवाओं की भीड़ आपस में हंसती बोलती रही। कोई ग्रिल पर कबाब पलट रहा था तो कोई ठंडी ड्रिंक के साथ गपशप में मशगूल था। माहौल हल्का और खुशनुमा था। प्रकाश यादव की नज़र पिछवाड़े रखे शतरंज के बोर्ड पर पड़ी। उसने राहुल की ओर देखा और बोला, राहुल, एक गेम हो जाए। राहुल को लगातार कबाब सेंकते हुए हल्की बोरियत होने लगी थी। उसने तुरंत हामी भर दी। चल ठीक है। दोनों बोर्ड के सामने आमने सामने बैठ गए। प्रकाश ने हंसते हुए कहा, यार, पिछली बार कार रेस में तूने मुझे हरा दिया था। आज शतरंज में हिसाब बराबर करूंगा। मैं तुझे एक घोड़ा और एक तोप दूंगा, बोल। राहुल ने भौहें चढ़ाईं। तू मुझे घोड़ा और तोप देगा? उसे अपनी प्रोफेशनल शतरंज स्किल्स पर पूरा भरोसा था। प्रकाश का इतना आत्मविश्वास उसे मजेदार लगा। हाँ यार, प्रकाश ने जोश में कहा, मेरी तकनीक तुझसे कहीं बेहतर है। खेल शुरू हुआ। दोनों ने चालें चलनी शुरू की। प्रकाश की चालों में रणनीति थी। वह एक कदम चलकर 3 कदम आगे की सोच रहा था। आम खिलाड़ी के लिए उसे हराना मुश्किल था, लेकिन राहुल कोई आम खिलाड़ी नहीं था। कुछ ही देर में प्रकाश का चेहरा लटक गया। उसने आखिरकार हार मान ली। बस, तू जीत गया। आसपास खड़े लोगों में हल्की हलचल हुई। प्रकाश हार गया, किसी ने आश्चर्य से कहा। वो तो स्कूल में अवार्ड जीत चुका है ना, दूसरा बोला। सूरज गुप्ता की आंखों में भी हैरानी थी। प्रकाश की शतरंज की कला उनके दोस्तों के बीच मशहूर थी। उसका हारना अप्रत्याशित था। प्रकाश ने हंसकर माहौल हल्का किया। राहुल, तूने तो कमाल कर दिया। लगता है तुझे मौका देना ही गलती थी। एक और गेम? राहुल ने सिर हिलाया। चल, एक और। लोगों का ध्यान अब खेल पर था। कोई बारबेक्यू का टुकड़ा हाथ में लिए तो कोई रेड वाइन का गिलास थामे चुपचाप खेल देख रहा था। जनरल, 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 गाड़ी खा गया। राहुल ने लगातार चालें चली और आखिरकार प्रकाश की गाड़ी खा ली। भीड़ में हल्की सी सनसनी फैल गई। सोनिया की नज़र भी राहुल पर थी। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति सफेद बालों और गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ धीरे धीरे भीड़ के बीच से आया। राहुल ने अपनी अगली चाल चली। जनरल, खेल खत्म। प्रकाश ने हार मान ली। फिर हार गया यार। बुजुर्ग ने ताली बजाई। वाह युवक, कमाल की स्किल। सोनिया ने मुस्कुराते हुए उनका हाथ थामा। दादाजी, आप यहाँ। सभी ने सम्मान से अभिवादन किया। नमस्ते सक्सेना जी। सुरेंद्र सक्सेना ने सबको हल्का सा सिर हिलाकर जवाब दिया। फिर राहुल की ओर देखा। आजकल के युवाओं में ऐसी शतरंज की कला कम ही देखने को मिलती है। आपने तारीफ कर दी सक्सेना जी, राहुल ने विनम्रता से कहा। बस थोड़ा सा खेलना आता है। सुरेंद्र ने हंसकर कहा, बेटा, इतनी विनम्रता ठीक नहीं। मेरे साथ एक गेम खेलोगे? प्रकाश ने तुरंत अपनी जगह खाली की। राहुल ने कहा, जरूर सक्सेना जी, आपकी बारी। बोर्ड के चारों ओर भीड़ जमा हो गई। सिपाही खा लिया, तोप चली, घोड़ा उछला। जनरल, खेल में रफ्तार थी, लेकिन कुछ देर बाद सुरेंद्र रुक गए। उन्होंने बोर्ड को ध्यान से देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तू जीत गया। राहुल ने जवाब दिया, आपने तो मुझे मौका दिया सक्सेना जी। सुरेंद्र ने सिर हिलाया। नहीं, तू 1 कदम चलता है और 5 कदम आगे सोचता है। बहुत चतुराई से खेला। क्या तुझे गोभी आता है? थोड़ा सा, राहुल ने कहा। सच में? सुरेंद्र की आंखों में उत्साह चमका। तो चल, एक गेम गो का। उन्होंने बोर्ड पलटा, जिसके दूसरी तरफ गो का बोर्ड था। तू पहले चल। राहुल ने काला पत्थर उठाया और उसे बोर्ड के बीच में रख दिया। अरे, त्यान से शुरू, सुरेंद्र ने आश्चर्य से कहा। उन्होंने सफेद पत्थर को स्टार पॉइंट पर रखा। खेल शुरू हुआ। दोनों एक दूसरे की चालों का जवाब दे रहे थे।
आसपास खड़े लोग शुरू में खेल को समझ रहे थे, लेकिन जल्द ही उनकी समझ से बाहर होने लगा। राहुल और सुरेंद्र की चालें इतनी जटिल थीं कि ज्यादातर लोग सिर्फ देखते रह गए। राहुल ने एक और पत्थर रखा। सुरेंद्र ने बोर्ड को गौर से देखा। लंबे समय तक वह चुप रहे। आखिरकार उन्होंने हल्की सी हंसी के साथ कहा, मैं हार गया। लोगों की नज़रों में राहुल के लिए एक नया सम्मान था। सुरेंद्र सक्सेना जयपुर में गो के मशहूर खिलाड़ी माने जाते थे। सोनिया की नज़रें राहुल पर टिकी थीं। उसने देखा कि राहुल जिस तरह पत्थर उठाता और बोर्ड पर रखता था, उसमें एक अजीब सा आत्मविश्वास था। जब राहुल ने आखिरी चाल चली तो सोनिया का दिल जोर से धड़का। राहुल में कितने ही हुनर थे, गणित में माहिर, ड्राइविंग में अव्वल और अब शतरंज और गो में भी कमाल। वह सोचने लगी, राहुल तुम में और कितने राज छिपे हैं। राहुल शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, सक्सेना जी आपने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया। सुरेंद्र सक्सेना ने उसे गौर से देखा। इतनी कम उम्र में इतनी बेहतरीन शतरंज और गो की कला और ऊपर से इतनी विनम्रता, ये सब देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। राहुल एक और गेम हो जाए, उन्होंने उत्साह से पूछा। लेकिन तभी पीछे से एक हल्की खरखरी आवाज आई, ये क्या शतरंज शतरंज लगा रखा है, आज तो सोनिया का जन्मदिन है। सबको इधर उधर देखने की बजाय जश्न मनाना चाहिए। सबने पलट कर देखा। एक बुजुर्ग महिला सफेद बालों और चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान लिए धीमे धीमे चलकर आ रही थी। दादी, सोनिया ने आगे बढ़कर उनका हाथ थामा। मेरी प्यारी पोती, शांति, सक्सेना ने हंसते हुए कहा। सोनिया ने हल्के से मुस्कुराया। दादी, अभी तो समय है, दादाजी को 2-4 गेम और खेलने दीजिए, क्या दिक्कत है। शांति ने हल्का सा डपकते हुए कहा, नहीं नहीं, ये क्या मजाक है, आज तेरा दिन है। सुरेंद्र, चाहे जितना खेलना हो बाद में खेल लेना। सुरेंद्र ने हंसकर हामी भरी। ठीक है, आज सोनिया का दिन है। राहुल, बाद में फिर खेलेंगे। तभी दूर से एक मध्यम वयस्क जोड़ा आता दिखा। मम्मी पापा, सोनिया ने उन्हें देखकर कहा। ये थे सोनिया के माता पिता अशोक और रीना सक्सेना। सबने सम्मान से उनका अभिवादन किया। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। अशोक ने हल्का सा सिर हिलाया। सोनिया के जन्मदिन में आने के लिए आप सबका शुक्रिया, खूब मजे करो। रीना ने मुस्कुराते हुए जोड़ा, हाँ, और कुछ चाहिए हो तो बताना। सोनिया के परिवार के आने से माहौल थोड़ा औपचारिक हो गया। लोग हल्का संयम रखने लगे। शायद अशोक और रीना ने भी यह महसूस किया। थोड़ी देर बातचीत के बाद उन्होंने एक बहाना बनाकर विदा ली। उनके जाते ही पिछवाड़ा फिर से गुलजार हो उठा। हंसी मजाक और बारबेक्यू की खुशबू ने माहौल को पहले जैसा कर दिया। प्रकाश यादव ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा। यार राहुल, तेरी कार पहले ही कमाल की थी, अब ये शतरंज और गो में भी तूने बाजी मार ली। मैं तो बस तुझे सलाम करना चाहता हूँ। राहुल ने हंसकर कहा, अच्छा तो फिर घुटने टेक दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आसपास के लोग हंस पड़े। कुछ ने तालियां बजाईं और माहौल और रंगीन हो गया। केक कटने के बाद राहुल एक रिक्लाइनर पर बैठ गया। हल्की ठंडी हवा और ऊपर चमकते तारे उसे सुकून दे रहे थे। उसने सोचा, ये जगह तो वाकई शानदार है। तारांकन। सोनिया कब उसके पास आकर खड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। राहुल, इतनी काबिलियत के साथ तुझे तो यहाँ का बंगला आसानी से मिल सकता है ना। राहुल ने हल्का सा सिर हिलाया। यहाँ का बंगला शायद 1-2 करोड़ का होगा, अभी मेरे पास इतना बजट नहीं। सच तो ये था कि राहुल के पास शक्ति टावर, यंगशान ग्रुप में हिस्सेदारी और कई दूसरी संपत्तियां थीं, लेकिन वह अपनी नकदी को बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना चाहता था। अभी उसके पास करीब 14 करोड़ रुपए थे, बंगला खरीदने के लिए काफी, लेकिन वह जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। सोनिया ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तो नहीं लगता कि तू कभी तंगी में होगा। उसने राहुल की उस बात को याद किया जब उसने 2.8 करोड़ की स्पोर्ट्स कार को बिना पलक झपकाए ठुकरा दिया था। राहुल ने हंसकर अपनी नाक खुजाई। पार्टी रात 11 बजे तक चली। हॉस्टल का गेट बंद हो चुका था। राहुल ने अपनी कार निकाली और सागर सिटी की ओर चल पड़ा। उस रात कृति यादव अपने कमरे में थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। पास के कमरे में हिना गुप्ता भी जाग रही थी। दोनों के मन में अलग अलग ख्याल तैर रहे थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। # अगला दिन सुबह राहुल ने नाश्ता किया और अपनी मर्सिडीज से जयपुर विश्वविद्यालय के लिए निकल पड़ा। क्लासरूम में पहुंचते ही उसे सुनील यादव मिले, जो मंच पर खड़े थे। क्लास की घंटी बजी। सुनील ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग इस यूनिवर्सिटी के सबसे होनहार स्टूडेंट्स हैं, और आज मेरा ये यकीन सच साबित हुआ। उन्होंने जेब से एक कागज निकाला। राष्ट्रीय गणितीय मॉडलिंग प्रतियोगिता के प्रांतीय पुरस्कारों की लिस्ट सुनिए। जावेद खान, प्रांतीय तृतीय पुरस्कार। अल्पविराम। अमित शर्मा, प्रांतीय तृतीय पुरस्कार। मोहन शर्मा, प्रांतीय द्वितीय पुरस्कार। जिनका नाम पुकारा गया उनके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। अमित तो खुशी में उछल ही पड़ा। सुनील ने पूरी लिस्ट पढ़ दी। राजेश गुप्ता ने हल्का सा ठंडी सांस ली।
राहुल, लगता है हम दोनों का नंबर नहीं आया। लेकिन तभी सुनील ने फिर बोलना शुरू किया, अब राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा। राहुल शर्मा। राजेश की आंखें फैल गईं। तो मैं ही अकेला रह गया। तारांकन, उसने मन ही मन सोचा। सुनील ने जोश में कहा, राहुल शर्मा न सिर्फ हमारी क्लास बल्कि पूरे जयपुर विश्वविद्यालय के इकलौते राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। आइए तालियों के साथ बधाई दें। सुनील ने तालियां शुरू की और पूरा क्लासरूम गूंज उठा। पास ही बैठी सोनिया की नजरें राहुल पर टिकी थीं। वह उसी पंक्ति में थी, लेकिन राहुल का चेहरा बगल से ही दिख रहा था। फिर भी उसकी मुस्कान और आत्मविश्वास देखकर सोनिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। राहुल को इस बात का अंदाजा नहीं था। उसके मन में बस एक हल्की सी खुशी थी। सुनील ने कहा, राहुल तैयार रहना, 2 दिन बाद तुम्हें दिल्ली जाना है। राष्ट्रीय पुरस्कार का स्तर तय करने के लिए वहां ऑन साइट डिफेंस है। अच्छा प्रदर्शन करना और उच्च शिक्षा कप लेकर आना। उन्होंने हंसते हुए ये बात कही, मानो राहुल का कप जीतना तय हो। लेकिन राहुल का मन कहीं और था। उसे पुरस्कार के स्तर या कप में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने सोचा, दिल्ली जाकर समय बर्बाद करने से अच्छा है यहीं टेबल पर थोड़ा आराम कर लूं। सुनील यादव के क्लासरूम से निकलते ही अमित शर्मा के कदमों में एक अलग सी ठसक आ गई। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा और गर्व से कहा, सुनील सर की नज़र तो कमाल की है। एक पल में समझ गए कि मैं कितना खास हूँ। फिर उसने हवा में हल्का सा हाथ घुमाया और सांस छोड़ी। लेकिन क्या करूँ, इस बार थोड़ा ढीला पड़ गया। बस प्रांतीय तृतीय पुरस्कार ही हाथ लगा। मोहन को दूसरा पुरस्कार मिला और राहुल, वो तो राष्ट्रीय पुरस्कार का सितारा बन गया। राजेश गुप्ता ने कंधे झटके। हाँ, और मैं तो अभी भी खाली हाथ हूँ। अमित ने उसकी पीठ थपथपाई। अरे उदास मत हो, तेरे रूममेट्स में 2 प्रांतीय विजेता हैं और 1 राष्ट्रीय। ये भी तो तेरे लिए गर्व की बात है। राजेश ने हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक खामोश सवाल तैर रहा था। उस दिन जयपुर विश्वविद्यालय की छुट्टी जल्दी हो गई। लंच के बाद राहुल अपने हॉस्टल के कमरे में लौटा। बाहर सूरज सिटी की दोपहर अपनी चमक बिखेर रही थी, लेकिन खिड़की से आने वाली हवा में हल्की ठंडक थी। वह बिस्तर पर लेट गया, फोन को उंगलियों में घुमाते हुए। फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज चमका। शक्ति समूह के निवेशकों का नया प्रस्ताव था। उसकी संपत्तियां शक्ति टावर, मालवीय मॉल और यंशान ग्रुप में हिस्सेदारी हर दिन नई ऊंचाइयां छू रही थीं। लेकिन उसकी असली खुशी का कारण कुछ और था। स्वर्ग झील के किनारे बना नया प्रोजेक्ट सूर्योदय बंगलोज अब उसका था। उसने लैपटॉप खोला। स्क्रीन पर दस्तावेजों की पंक्तियां उभरी। सूर्योदय बंगला नंबर 1, क्षेत्रफल 3200 वर्ग मीटर, मालिक राहुल शर्मा। सूर्योदय बंगला नंबर 2, क्षेत्रफल 3300 वर्ग मीटर, मालिक राहुल शर्मा। सूर्योदय बंगला नंबर 10, क्षेत्रफल 3300 वर्ग मीटर, मालिक राहुल शर्मा। 10 बंगले, हर एक अपने आप में एक छोटा महल। राहुल की आंखों में चमक थी। उसने बिस्तर पर पीठ टिकाए और सोचा, ये जगह कितनी शानदार होगी। आज ही देखने चलता हूँ। तारांकन। शाम को क्लास खत्म होते ही वह पार्किंग की ओर बढ़ा। आसमान में सूरज ढल रहा था और हवा में झील की नमी की हल्की सी खुशबू थी। स्वर्ग झील सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थी। उसने अपनी लैम्बोर्गिनी निकाली। इंजन की गड़गड़ाहट ने शांत शाम को जगा दिया। उसने एक्सीलरेटर दबाया और कार सड़क पर तीर की तरह छूट पड़ी। सूर्योदय बंगलोज के गेट पर पहुंचते ही उसकी नज़र हर्षिता तिवारी पर पड़ी। वह गेट के पास खड़ी थी, साड़ी की सिलवटों में शाम की सुनहरी रोशनी खेल रही थी। हर्षिता ने उसे देखा और मुस्कुराए। नमस्ते, मैं हर्षिता तिवारी हूँ, लियांजिया रियल एस्टेट से। मेरा एक क्लाइंट बंगला नंबर 8 देखना चाहता है। वो व्यस्त है, तो मैं तस्वीरें लेना चाहती हूँ। क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? गार्ड ने सिर झुकाकर जवाब दिया, माफ करें मैडम, सूर्योदय बंगलोज के सभी घर बिक चुके हैं। ये अब निजी संपत्ति हैं। तस्वीरें लेना मना है। हर्षिता की भौहें सिकुड़ी। सभी बिक गए, इतनी जल्दी? उसके मन में सवाल कौन थे। वह जयपुर के रियल एस्टेट की नब्ज रखती थी। सूर्योदय बंगलोज की कीमतें आसमान छू रही थीं। इतने कम वक्त में सब बिक जाना नामुमकिन सा लगता था। हमें लीडर से नोटिफिकेशन मिला है, गार्ड ने कहा। हर्षिता के चेहरे पर निराशा छा गई। उसने एक उम्मीद भरे क्लाइंट को खो दिया था। वह पीछे मुड़ी, कदम धीमे पड़ गए। तभी कार के टायरों की हल्की चरचराहट और तेज कदमों की आवाज ने उसे रोका। उसने पलटकर देखा। राहुल शर्मा अपनी लैम्बोर्गिनी से उतर रहा था। उसकी लंबी कदकाठी और आत्मविश्वास भरी चाल में कुछ ऐसा था जो हर्षिता को एक पल के लिए ठिठका दे गया। राहुल ने उसे देखा और हल्का सा मुस्कुराया। हर्षिता जी, फिर मिले। हर्षिता ने जवाब दिया, हाँ राहुल जी। फिर उसने हल्के संदेह के साथ पूछा, आप यहाँ बंगला देखने आए हैं? गार्ड कह रहा है कि सारे घर बिक गए। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। मैं जांच करूंगी। राहुल की मुस्कान गहरी हुई। नहीं, मैं तो अपनी प्रॉपर्टी देखने आया हूँ। उसने गार्ड को दस्तावेजों का ढेर थमाया। क्या मैं अंदर जा सकता हूँ?
गार्ड ने कागजात देखे, उसकी आंखें चौड़ी हुईं, फिर वह झुका। शर्मा जी, आपका स्वागत है। हर्षिता की सांसें थम गईं। उसकी नज़र राहुल पर टिकी थी। तो ये सच है, सूर्योदय बंगलोज राहुल के हैं। तारांकन। राहुल ने पीछे मुड़ा। हर्षिता जी, क्या आप अंदर चलेंगी? बंगले देखने का मन हो तो। हर्षिता की आंखों में आश्चर्य और कौतूहल का मिश्रण था। वह चुपचाप उसे देखती रही, जैसे कोई सपना सच हो गया हो। हर्षिता तिवारी को राहुल शर्मा की काबिलियत का अंदाजा था। पिछले महीने जब वह उसे सागर सिटी के फ्लैट्स दिखाने ले गई थी, राहुल ने बिना पलक झपकाए पूरी रकम अदा कर दी थी। लेकिन ये सूर्योदय बंगलोज थे, जयपुर का सबसे शानदार प्रोजेक्ट। और सिर्फ एक बंगला नहीं, पूरा समूह। उसके मन में सवाल कौन थे? इसकी कीमत क्या होगी? 100 करोड़, 200 करोड़? तारांकन। राहुल ने देखा कि हर्षिता अभी भी गेट पर खड़ी खामोश है। उसने हल्की मुस्कान के साथ फिर पूछा, हर्षिता जी, क्या आप अंदर चलकर देखना चाहेंगी? हर्षिता ने एक पल को राहुल की ओर देखा, फिर हड़बड़ाहट में कहा, हाँ, ठीक है। गेट पार करते ही एक अलग दुनिया खुल गई। रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां, हरे भरे पेड़ और पानी की सतह पर सूरज की किरणों का नाच। हवा का एक झोंका आया और हर्षिता के चेहरे पर ताजगी की लहर दौड़ गई। राहुल ने चारों ओर नजर दौड़ाए। उसकी आंखों में संतुष्टि की चमक थी। वह सबसे बाहरी बंगले नंबर 10 की ओर बढ़ा। सामने का लॉन करीब 600 वर्ग मीटर का था। हरी घास का कालीन, कुछ फलदार पेड़ और एक बड़ा स्विमिंग पूल। बंगले की सजावट यूरोपीय शैली में थी, जैसे किसी परियों के महल से उठाकर यहाँ रख दिया हो। राहुल हर बंगले में गया, हर कोने को देखा, हर दीवार को छुआ। हर बंगले की अपनी खासियत थी, कहीं आधुनिकता की चमक, कहीं पुरानी शैली का ठाठ। वह बाहर निकला, मन में एक हल्की खुशी लिए। दूसरी ओर स्वर्ग झील के किनारे एक अलग हलचल थी। जोशिता सिन्हा की कंपनी ने कर्मचारियों के लिए एक ट्रिप आयोजित की थी। तस्वीरें खिंचवाने के बाद सब आज़ाद थे। जोशिता झील के किनारे टहल रही थी जब उसकी नज़र सूर्योदय बंगलोज के गेट पर पड़ी। उसने ठहरकर कहा, यहाँ के बंगले तो कमाल के हैं। उसकी सहकर्मी नीता ने हंसकर जवाब दिया, हाँ, और हर एक की कीमत करोड़ों में है। जोशिता की सांस रुक गई। करोड़ों में? अगर मेरे पास ऐसा एक बंगला हो जाए तो जिंदगी सार्थक हो जाए। नीता ने मजाक में कहा, बंगला तो दूर, मैं तो बस अंदर घूम पाऊं, वही बहुत है। तभी राहुल बंगलोज से बाहर निकला। गार्ड ने दूर से उसे देखा और सम्मान से झुका। शर्मा जी, नमस्ते। राहुल ने हल्का सा सिर हिलाया। यह नज़ारा जोशिता की आंखों में कैद हो गया। उसने राहुल के हाथ में चाबियों का गुच्छा और दस्तावेजों का ढेर देखा। उसके होंठ सिकुड़े। फिर वही ढोंग, तारांकन, उसने मन में सोचा। पिछले महीने राहुल ने कहा था कि मालवीय टावर उसका है, और अब ये चाबियां और कागजात लेकर यहाँ। जरूर कोई रियल एस्टेट एजेंट होगा। राहुल जैसे ही पास आया, जोशिता ने ठंडे स्वर में पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल की भौहें सिकुड़ी। जोशिता का ये ऊंचा रवैया उसे कभी पसंद नहीं आया। उसने शांत लहजे में कहा, ये सड़क तुम्हारी जागीर तो नहीं है जो मैं यहाँ ना आ सकूं। नीता ने राहुल को पहचाना। उसकी आंखों में कौतूहल चमका। आप सूर्योदय बंगलोज बेचते हैं ना? क्या हम अंदर देख सकते हैं? राहुल ने सिर हिलाया। मैं कोई सेल्समैन नहीं हूँ। तो आप अभी अंदर कैसे गए? नीता ने हैरानी से पूछा। क्योंकि सूर्योदय बंगलोज मेरे हैं, राहुल ने सादगी से कहा। नीता की आंखें फैल गईं। जोशिता का चेहरा लाल पड़ गया। उसका गुस्सा फूट पड़ा। राहुल, थोड़ी ईमानदारी से काम लो। रियल एस्टेट बेचते हो तो बेचो। पहले किराए की कार लेकर ब्लाइंड डेट पर गए, फिर कहा कि मालवीय टावर तुम्हारा है, और अब ये पूरा बंगलोज का समूह। क्या कोई तुम पर यकीन करेगा? ये सब बस तुम्हारी शर्मिंदगी बढ़ाएगा। उसने नीता का हाथ पकड़ा और तेजी से वहां से चली गई। पार्किंग से गुजरते वक्त उसकी नज़र एक सुपर कार पर पड़ी, लेकिन गुस्से में उसने ध्यान नहीं दिया। राहुल ने होंठ सिकोड़े। कुछ तो गड़बड़ है इस लड़की में। हर्षिता ने पास खड़े होकर सुना। उसने पूछा, किराए की कार? राहुल जी, क्या वो आपसे ब्लाइंड डेट पर मिली थी? राहुल ने हंसकर कहा, हाँ। शायद उसे लगता है कि मैं गरीब हूँ और मेरी लैम्बोर्गिनी किराए की है। हर्षिता का मन जलन और गुस्से से भर गया। जलन इस बात की कि जोशिता को राहुल से मिलने का मौका मिला। गुस्सा इस बात का कि उसने राहुल को ठुकरा दिया। उसने गंभीर लहजे में कहा, वो पछताएगी। राहुल ने कंधे झटके। जोशिता की बातें उसे छू भी नहीं रही थीं। राहुल और हर्षिता अलग हुए। वह मालवीय मॉल के फर्नीचर स्टोर पहुंचा। सूर्योदय बंगलोज में सजावट तो थी, लेकिन राहुल का अपना स्वाद कुछ और था। उसने 30 लाख रुपए में सोफे, बेड और कुछ सामान खरीदा। अपनी लैम्बोर्गिनी से रास्ता दिखाते हुए वह बंगलोज की ओर बढ़ा। उसी वक्त सोनिया सक्सेना अपनी फरारी से घर जा रही थी। उसकी नज़र दूर से एक लैम्बोर्गिनी पर पड़ी। नंबर प्लेट पर 666 रुपीज़ देखकर उसका दिल धक से रह गया। राहुल की गाड़ी। तारांकन, उसकी आंखों में एक चमक उभरी और बिना सोचे उसने गाड़ी मोड़ दी। दोनों सूर्योदय बंगलोज के गेट पर मिले।
सोनिया ने उत्साह से पूछा, राहुल तुम यहाँ क्या बंगला खरीदने आए हो? राहुल ने कहा, खरीद लिया है। अच्छा, कौन सा? हम तो कुनाल विला में रहते हैं, पड़ोसी हुए तो अक्सर मिला करेंगे। सोनिया की आवाज में खुशी थी। राहुल ने जवाब दिया, अभी तय नहीं किया कि कौन से में रहूंगा। सोनिया की भौहें सिकुड़ी। खरीद लिया, पर पता नहीं कौन सा। तारांकन। राहुल ने उसकी उलझन देखी। उसने शांत स्वर में कहा, मैंने पूरा सूर्योदय बंगलो समूह खरीद लिया है। 10 बंगले, शायद नंबर 1, 6 या 8 में रहूं। सोनिया की सांस थम गई। सक्सेना परिवार जयपुर में रुतबे का नाम था। कारोबार, रसूख और समाज में उनकी धाक किसी से छिपी नहीं थी। लेकिन सूर्योदय बंगलोज का पूरा समूह खरीदना, यहाँ तक कि उनके लिए भी यह कोई छोटी बात नहीं थी। इतने बड़े सौदे में करोड़ों रुपए लगते। सोनिया सक्सेना ने राहुल की ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य और मजाक का मिश्रण था। कल तुमने कहा था ना कि तुम्हारे पास पैसे की थोड़ी तंगी है। राहुल ने हल्का सा मुस्कुराया। अब मैं क्या कहूँ? तारांकन, उसने मन में सोचा। ये तो मेरे स्टार्टअप की कमाई और निवेश की देन है। तारांकन, लेकिन उसने बस इतना कहा, हाँ थोड़ी सी। सोनिया ने उसकी मुस्कान देखी और हंस पड़ी। राहुल की बातों में एक अजीब सा आकर्षण था जो उसे हमेशा हैरान करता था। राहुल ने फर्नीचर कंपनी के कर्मचारियों को सोफे और बेड बंगले में रखने के लिए निर्देश दिए, लेकिन वह वहां रुका नहीं। इतने बड़े बंगले में अकेले रहना उसे खाली खाली सा लगता। सोनिया से विदा लेकर वह सागर सिटी की ओर बढ़ा। हिना गुप्ता की फ्लाइट थी और वह 2 दिन बाद लौटने वाली थी। विशाल फ्लैट में सिर्फ राहुल और कृति यादव थे। रात की खामोशी में उनकी हंसी और बातें गूंज रही थीं। राहुल की ऊर्जा अजेय थी। 2 रातों की लंबी बातचीत और हंसी मजाक के बाद भी वह सुबह तरोताजा था। बिस्तर पर उनकी बातें रात भर एक गीत की तरह गूंजती रहीं। अगले दिन जयपुर विश्वविद्यालय में सुनील यादव गलियारे में टहल रहे थे, मुंह में कोई पुराना गीत गुनगुनाते हुए। उनकी चाल में एक अलग सी लय थी। सामने एक सहकर्मी प्रोफेसर रमेश गुप्ता मिले। सुनील ने गर्व से कहा, रमेश जी, मैंने कहा था ना, हमारी क्लास में कई प्रांतीय पुरस्कार आएंगे, और अब तो राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। रमेश ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ सुनील, तुम्हारी क्लास ने कमाल कर दिया। बस 2 दिन बाद राहुल दिल्ली जाएगा डिफेंस के लिए, शायद उच्च शिक्षा कप भी ले आए। सुनील की आंखों में चमक थी। रमेश कुछ कह नहीं पाए। सुनील की बातों में इतना जोश था कि जवाब देना मुश्किल था। तभी राहुल सामने से आता दिखा। सुनील की नजर उस पर पड़ी और उनका चेहरा और खिल गया। राहुल, स्कूल ऑफिस जा रहे हो? राहुल ने जवाब दिया, हाँ प्रोफेसर जहीर ने बुलाया है। अच्छा, वो शायद दिल्ली डिफेंस की बात करेंगे। तुम कमाल हो राहुल, हमारी क्लास की इज्जत तुम पर टिकी है, सुनील ने उत्साह से कहा। राहुल के होंठ हल्के से मुस्कुराए। उसे याद था कि सुनील ने पहले भी ऐसी बातें कही थीं और उसी का नतीजा था कि वह गणितीय मॉडलिंग प्रतियोगिता में उतर पड़ा। लेकिन इस बार वह मन बना चुका था। वह चुपचाप स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के ऑफिस की ओर बढ़ा। जहीर शर्मा अपने ऑफिस में चाय की चुस्कियां ले रहे थे। मेज पर अखबार खुला था। राहुल को देखते ही उनकी आंखें चमक उठीं। राहुल, आओ बैठो, पहले चाय लो। राहुल ने कुर्सी खींची और चाय का प्याला थामा। चाय में हल्की कड़वाहट थी, लेकिन अंत में एक मिठास, जैसे जिंदगी का स्वाद। जहीर ने कहा, राष्ट्रीय पुरस्कार का स्तर और उच्च शिक्षा कप का रैंकिंग आमतौर पर तुम्हारे जमा किए मॉडल और पेपर से तय होता है। दिल्ली में डिफेंस बस ये जांचने के लिए है कि काम तुमने खुद किया या नहीं। तो कल जब तुम दिल्ली जाओ तो घबराना मत, अपने मॉडलिंग के आइडिया को वैसे ही बयान करना। राहुल ने शांत स्वर में कहा, प्रोफेसर जहीर, मैं दिल्ली नहीं जा रहा। जहीर का प्याला हवा में रुक गया। क्या कहा? दिल्ली नहीं जा रहे? हाँ, राहुल ने साफ जवाब दिया। लेकिन क्यों? तुम इतने काबिल हो। अगर तुमने पहला पुरस्कार या उच्च शिक्षा कप जीता तो स्कॉलरशिप मिलेगी, और ये तुम्हारे भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। जहीर की आवाज में हल्की बेचैनी थी। राहुल ने सोचा, तारांकन स्कॉलरशिप शायद कुछ लाख की होगी, मेरे लिए ये छोटी बात है। और भविष्य, मैं तो बस कॉलेज की जिंदगी जीना चाहता हूँ। तारांकन, उसने कहा, ये सब मेरे लिए जरूरी नहीं है, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। जहीर बेचैन हो उठे। वह ऑफिस में इधर उधर टहलने लगे। राहुल, ये मौका दुर्लभ है। स्कूल तुम्हारा सारा खर्च उठाएगा। 2 दिन दिल्ली घूम लो, कितना अच्छा रहेगा। अगर तुम नहीं गए तो बाद में पछताओगे। राहुल चुप रहा। उसका फैसला पक्का था। जहीर ने एक पल रुककर सोचा। उसे याद आया कि राहुल ने सिया बिंदिया और सिया शीतल के साथ मिलकर प्रतियोगिता जीती थी। उसने आखिरी दांव खेला। राहुल, ये प्रतियोगिता एक टीम इवेंट है, तुम्हें खुद की नहीं तो सिया बिंदिया और सिया शीतल की सोचो। उन्हें ये पुरस्कार चाहिए, उनके करियर के लिए ये बड़ी बात है। राहुल का मन हल्का सा डगमगाया। सिया बहनें मेहनती थीं, उनकी कंप्यूटर स्किल्स कमाल की थीं, शायद उन्हें सचमुच ये सर्टिफिकेट चाहिए। जहीर को लगा कि उनकी बात काम कर रही है।
उसने फ़ोन उठाया और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर को कॉल किया। कुछ ही देर में सिया बिंदिया और सिया शीतल ऑफिस में थीं। राहुल को देखते ही उनके चेहरों पर मुस्कान फैल गई। ज़हीर ने गला साफ किया, राहुल कह रहा है कि वह दिल्ली डिफेंस के लिए नहीं जाएगा। बिंदिया, शीतल, तुम उसे समझाओ। वह मुस्कुराए जैसे जीत उनकी मुट्ठी में हो, लेकिन दोनों बहनों ने एक स्वर में कहा, तो ठीक है, न जाएं। ज़हीर की मुस्कान जम गई। क्या? हाँ, अगर राहुल नहीं जाना चाहते तो हम भी नहीं जाएंगी, बिंदिया ने कहा। शीतल ने सिर हिलाया, हमें कोई दिक्कत नहीं। ज़हीर हक्का बक्का रह गए। लेकिन तुम्हें पता है, अगर तुम गए तो शायद राष्ट्रीय दूसरा पुरस्कार, पहला पुरस्कार या उच्च शिक्षा कप मिल सकता है। नहीं गए तो सिर्फ तीसरा पुरस्कार मिलेगा। दोनों ने फिर एक साथ कहा, कोई बात नहीं, हम नहीं जाएंगे। ज़हीर को समझ नहीं आया कि क्या कहें। वह नहीं जानते थे कि राहुल सिया बहनों के लिए कितना खास था। उनके लिए न पुरस्कार मायने रखते थे, न कप। राहुल का साथ ही उनका सब कुछ था। ज़हीर शर्मा ने आखिरी बार कोशिश की। उनकी आवाज़ में अब उत्साह कम और बेचैनी ज़्यादा थी। राहुल, तुम समझते क्यों नहीं? ये मौका बार बार नहीं आता। लेकिन राहुल का चेहरा शांत था, जैसे वह किसी और दुनिया में हो। उसने सिर्फ इतना कहा, प्रोफेसर, मैं सोचकर बताऊंगा। ज़हीर ने ठंडी सांस ली। उनके पास और कोई तर्क नहीं बचा था। ठीक है राहुल, तुम, सिया बिंदिया और सिया शीतल तीनों फिर से सोचो। राहुल ने हल्का सा सिर हिलाया और ऑफिस से बाहर निकल गया। सिया बहनें भी उसके पीछे चली। उनके चेहरों पर वही बेफिक्री थी जो राहुल की थी। ज़हीर अकेले ऑफिस में रह गए। चाय का प्याला अब ठंडा हो चुका था। उन्होंने कुर्सी पर पीठ टिकाई और सोचा, इतना काबिल लड़का और इतना जिद्दी। तारांकन। फिर उनके मन में एक विचार कौंधा, शायद सुनील यादव कुछ कर पाएं। तारांकन। वह कुर्सी से उठे और काउंसलर के ऑफिस की ओर बढ़े। जयपुर विश्वविद्यालय ने इतने सालों में पहली बार राष्ट्रीय गणितीय मॉडलिंग प्रतियोगिता में राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। ज़हीर इसे यहीं खत्म नहीं होने देना चाहते थे। सुनील यादव अपने ऑफिस में चाय का आनंद ले रहे थे। मेज पर कुछ कागजात बिखरे थे। ज़हीर को देखते ही वह खड़े हो गए। अरे प्रोफेसर ज़हीर, राहुल के दिल्ली जाने की बात है ना? छुट्टी की चिंता मत कीजिए, मैं फटाफट अप्रूव कर दूंगा। उनके चेहरे पर गर्व की चमक थी। राहुल उनकी क्लास का सितारा था और राष्ट्रीय पुरस्कार ने उनकी शान बढ़ा दी थी। ज़हीर ने सिर हिलाया, नहीं सुनील, राहुल दिल्ली जाना ही नहीं चाहता। सुनील का प्याला हवा में रुक गया। क्या? उनकी आवाज में जैसे कोई सांस अटक गई हो। दिल्ली नहीं जाएगा, लेकिन क्यों? ज़हीर ने सारी बात बताई, राहुल का इनकार, सिया बहनों का समर्थन और उनकी अपनी नाकाम कोशिशें। सुनील की भौहें सिकुड़ती गईं। वह चुप रहे, जैसे कोई बड़ी पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहे हों। उसी वक्त गलियारे में राजेश गुप्ता दो लड़कों के साथ खड़ा था। दोनों के चेहरों पर नाराजगी थी। राजेश, तुमने कहा था ना कि ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन करना सबसे आसान है। मध्यम कद का लड़का अजय गुस्से में बोला, अब देखो, हमें प्रांतीय तीसरा पुरस्कार भी नहीं मिला। मैंने कई लोगों से पूछा जिन्होंने ड्रेनेज सिस्टम चुना, कोई नहीं जीता। छोटे कद का लड़का निखिल बोला, मेरा तो इस साल 2 पुरस्कार जीतने का टारगेट था। दोनों टॉपर्स थे और प्रतियोगिता को दिल से लेते थे, लेकिन नतीजा उनके मन मुताबिक नहीं था। राजेश थोड़ा झेप गया। उसकी नज़र इधर उधर भटकी और तभी उसे राहुल दिखा, जो ज़हीर के ऑफिस से लौट रहा था। उसकी आंखें चमक उठीं। अरे, वो इसलिए कि ड्रेनेज सिस्टम चुनने वालों में काबिलियत नहीं थी। उसने जोर से कहा। फिर वह राहुल की ओर बढ़ा। ये मेरा रूममेट राहुल शर्मा, इसने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। जल्दी दिल्ली जाएगा डिफेंस के लिए, शायद उच्च शिक्षा कप भी ले आए। उसने अजय और निखिल की ओर देखा। बताओ, राहुल ने कौन सा टॉपिक चुना था? खुद ही जवाब दिया, ड्रेनेज सिस्टम। अजय और निखिल चुप रह गए। राहुल का नाम विश्वविद्यालय में गूंज रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसने वही टॉपिक चुना था। राजेश ने बड़ों की तरह कहा, समस्या होने पर दूसरों को दोष मत दो, पहले खुद को देखो। दोनों लड़के सिर झुकाकर चले गए। राजेश ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और हंसा, यार तेरा नाम काम आ गया। फिर उसने पूछा, वैसे दिल्ली कब जा रहा है? राहुल ने जवाब दिया, मैं नहीं जा रहा। राजेश की आंखें फैल गईं। क्या नहीं जाएगा? तभी सुनील यादव तेज कदमों से वहां पहुंचे। राहुल, तुम दिल्ली डिफेंस के लिए नहीं जा रहे? ये क्या बात हुई? इतना बड़ा मौका है, तुम इतने काबिल हो, हमारी क्लास की इज्जत तुम पर टिकी है। राहुल ने चुपचाप सुनील को देखा। ये वही बातें थीं जो वह पहले सुन चुका था। राजेश भी हैरान था, उसका मुंह खुला रह गया। सुनील कुछ और कहने वाले थे, तभी कैंपस में घंटी बजी। राहुल ने कहा, क्लास शुरू हो रही है सर, मैं चलता हूँ। अरे रुक, एक बार और सोच लो, सुनील ने पीछे से आवाज दी। क्लासरूम में राहुल पीछे की सीट पर बैठ गया। राजेश ने धीरे से पूछा, यार सचमुच नहीं जाएगा दिल्ली?
मोहन शर्मा ने हैरानी से कहा, डिफेंस के लिए नहीं जाएगा? लेकिन क्यों? राहुल ने उबासी ली, इतना जोश क्यों? दिल्ली जाकर क्या करूं? इतनी दूर जाना, सवालों के जवाब देना, इससे अच्छा यहीं सो लूं। राजेश और मोहन एक दूसरे को देखने लगे। राष्ट्रीय पुरस्कार का डिफेंस, जिसे लोग सपनों में देखते हैं, राहुल उसे नींद से कमतर बता रहा है। तारांकन। मोहन कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी प्रोफेसर क्लास में दाखिल हुए। उनकी आवाज एक लोरी की तरह थी और राहुल पलक झपकते ही सो गया। जब वह जागा तो दोपहर का खाना तैयार था। उसने आराम से खाना खाया और हॉस्टल लौटकर फिर बिस्तर पर लेट गया। उसी वक्त उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक मैसेज था, शक्ति समूह के एक नए प्रोजेक्ट का अपडेट। उसने स्क्रीन पर नजर दौड़ाई। उसकी संपत्तियों से होने वाली आय बढ़ रही थी। कल उसने मालवीय मॉल में 30 लाख का फर्नीचर खरीदा था, लेकिन उसकी जेब पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मन में हिसाब लगाया, ऐसे ही चलता रहा तो और बंगले खरीद सकता हूँ। तारांकन। उसने फोन साइड में रखा और फिर नींद की आगोश में चला गया। उधर जयपुर विश्वविद्यालय के बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में हलचल थी। गणित विभाग के प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष और यहाँ तक कि स्कूल के बड़े अधिकारी जमा थे। कुछ दूसरे विभागों के लोग भी आए थे। सबके चेहरों पर एक सवाल था, ये अचानक बैठक क्यों? जब विज्ञान अकादमी के एक प्रतिनिधि का नाम सुना तो सब और हैरान हुए। इतनी बड़ी बैठक जयपुर विश्वविद्यालय में कम ही होती थी। गणित विभाग के डीन हरेंद्र सिंह अपनी कुर्सी पर आराम से बैठे चाय पी रहे थे। उन्होंने जहीर शर्मा को उदास देखा और मुस्कुराए। जहीर, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? जहीर ने सांस छोड़ी। डीन साहब, आप तो जानते हैं कि इस साल हमारी यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रीय गणितीय मॉडलिंग प्रतियोगिता में राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। हरेंद्र ने सिर हिलाया। हाँ, राहुल शर्मा की टीम ना। बहुत अच्छी बात है, फिर तुम उदास क्यों? राहुल दिल्ली डिफेंस के लिए जाना नहीं चाहता, जहीर ने कहा। कमरे में खुसफुसाहट फैल गई। क्या इतना बड़ा मौका छोड़ रहा है? उसे समझ नहीं कि ये कितना बड़ा अवसर है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? प्रोफेसरों और अधिकारियों के सवाल हवा में तैरने लगे। जहीर ने कहा, मैंने हर तरह से समझाया, लेकिन राहुल को कोई दिलचस्पी नहीं। हरेंद्र ने चाय का घूंट लिया और शांत स्वर में कहा, अगर वह जाना नहीं चाहता तो मत जाओ। जहीर की आंखें फैल गईं। क्या? हरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तो हैरानी थी कि राहुल ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। शायद उसने बस मजे के लिए खेला। अगर उसे डिफेंस के लिए बुलाएं तो वो बाकियों को आसानी से पछाड़ देगा। उसका न जाना स्वाभाविक है। जहीर का मुंह खुला रह गया। जहीर शर्मा की आंखें अभी भी हरेंद्र सिंह की बातों को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। राहुल ने गणितीय मॉडलिंग प्रतियोगिता में सिर्फ मजे के लिए हिस्सा लिया। दिल्ली डिफेंस में जाना बाकियों को धमकाने जैसा है। तारांकन, ये शब्द उनके दिमाग में गूंज रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और समझ पाते, कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला। विश्वविद्यालय के कुलपति शैलेंद्र मेहता दाखिल हुए। उनके साथ थी एक सादगी भरी गरिमा, जो कमरे की हलचल को एक पल के लिए शांत कर गई। हरेंद्र ने तुरंत उठकर उनका स्वागत किया। कुलपति जी, आप यहाँ? शैलेंद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हरेंद्र, आज गणित विभाग का दिन है। ये मौका तुम्हारा है, तुम्हें ही इस बैठक का नेतृत्व करना चाहिए। हरेंद्र ने विनम्रता से मना करने की कोशिश की, लेकिन शैलेंद्र के आग्रह पर वह मुख्य कुर्सी पर बैठ गए। उनकी नज़र बार बार दरवाजे की ओर जा रही थी, जैसे किसी का इंतजार हो। एक प्रोफेसर ने बेचैनी से कहा, डीन साहब, बैठक कब शुरू होगी? मेरे पास कई कागजात पेंडिंग हैं। हाँ, मेरा प्रोजेक्ट भी रुका हुआ है, दूसरे ने जोड़ा। हरेंद्र ने कमरे में बढ़ती बेचैनी को भांपा। उन्होंने गला साफ किया। ठीक है, हम शुरू करते हैं। उन्होंने अपनी बात शुरू की। शायद आप में से कुछ को नहीं पता, लेकिन हाल ही में हमारे विश्वविद्यालय के एक छात्र ने तारांकन वैद्यनाथन अनुमान तारांकन को हल कर दिखाया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक हलचल मच गई। वैद्यनाथन अनुमान, वो तो गणित की दुनिया का एक अनसुलझा रहस्य था। कौन सा प्रोफेसर? क्या ये सच है? क्या जवाब की जांच हो गई? सवालों की बौछार शुरू हो गई। यहाँ बैठे ज्यादातर लोग गणित के विशेषज्ञ नहीं थे, लेकिन वैद्यनाथन अनुमान का नाम हर शिक्षित व्यक्ति के लिए जाना पहचाना था। इसे हल करना गणित की दुनिया में एक बड़ा कदम था। हरेंद्र ने हाथ उठाकर शांति की। जब ये अनुमान हल हुआ, मैंने और कुछ प्रोफेसरों ने मिलकर गणनाओं की जांच की। फिर हमने इसे एक पेपर के रूप में तैयार कर तारांकन जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स तारांकन में भेजा। उन्होंने रुककर सांस ली। आज सुबह जर्नल से जवाब आया, जवाब सही है। कमरे में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। हरेंद्र ने आगे कहा, विश्व गणित संगठन ने हमें न्योता भेजा है। वे चाहते हैं कि जिसने ये अनुमान हल किया वह तारांकन पुणे तारांकन में एक बड़े सेमिनार में हिस्सा ले। उनकी आवाज में गर्व था, लेकिन चेहरे पर हल्की बेचैनी भी। पुणे गणित की दुनिया का एक पवित्र स्थल था। वहां बड़ा सेमिनार आयोजित करना किसी भी गणितज्ञ के लिए जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी।
पुणे में सेमिनार, कमाल है डीन साहब, बताइए ना ये किसने किया। हरेंद्र ने गहरी सांस ली। वैद्यनाथन अनुमान को हल करने वाला है। राहुल शर्मा। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर हलचल और बढ़ गई। जहीर शर्मा का मुंह खुला रह गया। तारांकन राहुल, वो अंडर ग्रेजुएट छात्र, तारांकन। उन्हें अब हरेंद्र की बातें समझ आईं। अगर राहुल ने वैद्यनाथन अनुमान हल कर लिया तो गणितीय मॉडलिंग प्रतियोगिता उसके लिए बच्चों का खेल थी। दिल्ली डिफेंस में जाना, वो तो सचमुच दूसरों को पछाड़ देना था। हरेंद्र ने कहा, आज की बैठक का मकसद इस सेमिनार की तैयारी और वैद्यनाथन अनुमान के प्रचार की योजना बनाना है, लेकिन इसके लिए राहुल का यहाँ होना जरूरी है। उन्होंने घड़ी देखी, शायद उसे कुछ काम में देरी हो गई। मैं उसे फोन करता हूँ। हरेंद्र ने फोन उठाया और राहुल का नंबर डायल किया। उधर राहुल अपने हॉस्टल के कमरे में गहरी नींद में था। फोन की घंटी ने उसे हल्का सा हिलाया। उसने आंखें मलते हुए कॉल उठाई। हाँ राहुल, तुम्हें सुबह मैसेज किया था, बैठक के बारे में बताया था। तुम कहाँ हो? हरेंद्र की आवाज में हल्की बेचैनी थी। बैठक? कौन सी बैठक? राहुल की आवाज नींद से भारी थी। तुम्हारा वैद्यनाथन अनुमान सही साबित हुआ है। विश्व गणित संगठन ने तुम्हें पुणे में एक बड़े सेमिनार के लिए बुलाया है, हरेंद्र ने उत्साह से कहा। राहुल ने बिस्तर पर करवट बदली। पुणे नहीं जा रहा। उसने फोन काट दिया और फिर से नींद में डूब गया। हरेंद्र फोन को देखते रह गए। राहुल का जवाब इतना सादा और बेफिक्र था कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या करें। कुछ सेकंड बाद उन्होंने फिर नंबर डायल किया, लेकिन इस बार जवाब में सिर्फ एक मैकेनिकल आवाज आई, ये नंबर अभी बंद है। हरेंद्र धीमे कदमों से अपनी कुर्सी की ओर लौटे। एक प्रोफेसर ने उत्साह से पूछा, डीन साहब, राहुल आ रहा है ना? हरेंद्र ने सांस छोड़ी। वह पुणे के सेमिनार में नहीं जाना चाहता। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरों पर हैरानी थी। वैद्यनाथन अनुमान हल करने की खबर से बड़ा झटका और कोई नहीं था, राहुल का इनकार। पुणे का सेमिनार गणित की दुनिया में एक सपना था, वह मंच जहां हर गणितज्ञ अपनी छाप छोड़ने की ख्वाहिश रखता था। लेकिन राहुल शर्मा ने उसे ठुकरा दिया था। जयपुर विश्वविद्यालय के कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छाया था। हरेंद्र सिंह की बातें अभी भी हवा में तैर रही थीं। राहुल ने वैद्यनाथन अनुमान हल किया, तारांकन फिर भी वह पुणे नहीं जाना चाहता था। एक प्रोफेसर ने हिचकते हुए कहा, शायद राहुल को पुणे सेमिनार का महत्व समझ नहीं आया, वो अभी युवा है। कमरे में कई लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। कुलपति शैलेंद्र मेहता ने गहरी सांस ली। हरेंद्र, तुम राहुल से बाद में बात करना, उसे पुणे सेमिनार की अहमियत समझाओ। अगर उसे इसका फायदा पता चले तो शायद वो मान जाए। बगल में बैठे जहीर शर्मा के होंठ हिले, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। वह कुछ कहना चाहते थे, राहुल नहीं मानेगा। तारांकन, कुछ दिन पहले उन्होंने भी तो यही कोशिश की थी, बस तब बात दिल्ली डिफेंस की थी। लेकिन राहुल का जवाब वही था, मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं। तारांकन। बैठक बिना नायक के खत्म हो गई। प्रोफेसर और अधिकारी अपने अपने कामों में लौट गए, लेकिन उनके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, राहुल ऐसा क्यों कर रहा है? तारांकन। हरेंद्र सिंह ने समय बर्बाद नहीं किया। वह सीधे हॉस्टल नंबर 104 की ओर बढ़े। गलियारे में छात्रों की भीड़ थी, लेकिन उनकी मौजूदगी ने सबको चौंका दिया। कमरे में अमित शर्मा, राजेश गुप्ता और मोहन शर्मा बैठे थे। हरेंद्र को देखते ही तीनों खड़े हो गए। डीन साहब, अमित की आवाज में हैरानी थी। हरेंद्र ने मुस्कुराकर माहौल हल्का किया। राहुल कहाँ है? राहुल बिस्तर पर लेटा था, आंखें आधी खुली। हाँ डीन साहब। हरेंद्र ने कुर्सी खींची और बैठ गए। राहुल, शायद मैंने फोन पर ठीक से समझाया नहीं। विश्व गणित संगठन ने तुम्हें पुणे में एक बड़े सेमिनार के लिए बुलाया है। ये सबसे बड़ा मंच है। उनकी आवाज में जोश था। तुम वहां दुनिया के तमाम बड़े गणितज्ञों के सामने वैद्यनाथन अनुमान को पेश करोगे। भारत से ऐसे मौके सिर्फ कुछ ही लोगों को मिले हैं। हरेंद्र की आंखें चमक रही थीं, जैसे वह खुद उस मंच पर खड़े हों। लेकिन राहुल ने सिर्फ उबासी ली। हाँ समझ गया, लेकिन मैं पुणे नहीं जा रहा। उसका जवाब इतना सादा था कि हरेंद्र एक पल को ठिठक गए। अमित, राजेश और मोहन की आंखें फैल गईं। तारांकन क्या? भारत के कुछ चुनिंदा लोग, और राहुल ने मना कर दिया। तारांकन। हरेंद्र ने हार नहीं मानी। राहुल, ये तुम्हारे लिए नहीं, विश्वविद्यालय के लिए सम्मान की बात है। दुनिया तुम्हें याद रखेगी। राहुल ने कंधे झटके। अगर उन्हें सचमुच सुनना है तो जयपुर आएं, मैं यही बता दूंगा। नहीं आए तो कोई बात नहीं। वह उठा और कमरे से बाहर चला गया। हरेंद्र चुप रहे। उनके पास और कोई तर्क नहीं बचा था। तभी उनके फोन की रिंगटोन बजी। स्क्रीन पर शैलेंद्र मेहता का नाम चमका। हरेंद्र, राहुल मान गया। हरेंद्र ने सांस छोड़ी। नहीं, वो पुणे नहीं जाएगा, लेकिन उसने कहा कि अगर कोई सुनना चाहता है तो जयपुर आए। फोन पर एक पल का सन्नाटा छाया। फिर शैलेंद्र बोले, राहुल की बात विश्व गणित संगठन को बताओ।
अगर वे मान गए तो ये हमारे लिए बुरा नहीं होगा। हरेंद्र ने सिर हिलाया। मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन उनके मन में सवाल था, दुनिया के गणितज्ञ जयपुर आएंगे, क्या ये मुमकिन है? तारांकन। राहुल को विश्वविद्यालय की चिंताओं से कोई लेना देना नहीं था। वह अपनी लैम्बोर्गिनी में सवार हुआ और सागर सिटी की ओर बढ़ गया। रूम नंबर 2501 में हिना गुप्ता खामोश बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं और गालों पर आंसुओं के निशान साफ दिख रहे थे। कृति यादव उसके पास थी, उसका कंधा थामे। हिना, रो मत, कृति ने धीरे से कहा। ये सब ठीक हो जाएगा। हिना ने सिसकी भरी। आज उसकी जापान की फ्लाइट थी, लेकिन वीआईपी लाउंज में एक हादसा हो गया। एक जापानी यात्री जो आइसक्रीम खा रहा था उससे टकरा गया। गलती हिना की नहीं थी, फिर भी उसने बार बार माफी मांगी और यात्री के कपड़े साफ किए। यात्री ने मुस्कुराकर कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही हिना वहां से गई, उसने एयरलाइन के लीडर से शिकायत कर दी। लीडर ने बिना जांच पड़ताल के हिना को फटकार लगाए। उसकी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई और इस महीने का 10% बोनस भी काट लिया गया। कृति ने गुस्से से कहा, ये लोग इतने ढीठ क्यों होते हैं? हिना, तू चिंता मत कर। फिर उसने रुककर कहा, सचमुच तू ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? हिना ने चौंक कर कृति की ओर देखा। छोड़ दूं? कृति ने उसका हाथ थामा। हाँ, मैं देखती हूँ तुझे भी राहुल पसंद है, और मुझे लगता है उसे भी तुम दोनों की परवाह है। उसने गहरी सांस ली। जिंदगी में खुशी सबसे जरूरी है। अगर तू ऐसी नौकरी में फंसी रही जहाँ तेरा सम्मान न हो तो क्या फायदा? शायद अभी छोड़ दे तो तुझे वो जिंदगी मिले जो तू चाहती है। हिना चुप रही। उसकी आंखों में एक उलझन थी, लेकिन कहीं गहरे में एक उम्मीद भी जाग रही थी। उसने धीरे से सिर हिलाया। तभी दरवाजा खुला। राहुल अंदर आया। तीनों की नजरें एक दूसरे से टकराईं। हिना का चेहरा लाल हो गया, जैसे उसने कोई गुप्त बात छिपाने की कोशिश की हो। कृति ने हल्का सा मुस्कुराया। उसने हिना का हाथ पकड़ा और उसे राहुल की ओर ले गई। राहुल, कृति ने कहा, हिना को तुम्हारी जरूरत है। राहुल ने हिना की लाल आंखें देखीं। उसकी मुस्कान गायब हो गई। क्या हुआ हिना? हिना ने सिर झुकाया, लेकिन कृति ने उसका कंधा थामा। उस रात कमरे में बातों की गर्माहट थी। हिना की उदासी धीरे धीरे कम हुई और राहुल और कृति की मौजूदगी ने उसे सुकून दिया। सुबह की नर्म धूप सागर सिटी के अपार्टमेंट में खिड़कियों से छन रही थी। रूम नंबर 2501 में मेज पर नाश्ते की खुशबू फैली थी। कृति यादव ने हमेशा की तरह जल्दी उठकर पूरियां तली, सब्जी बनाई और मेज पर सजाया। हिना गुप्ता आज अपने कमरे से जल्दी बाहर आए। पिछले कुछ दिनों में वह राहुल शर्मा के जाने का इंतजार करती थी, लेकिन आज उसके कदमों में हल्की सी बेफिक्री थी। राहुल के साथ वह डाइनिंग टेबल पर बैठी। राहुल ने हिना की थाली में एक सुनहरा फ्राइड एग रखा। कल तुमने खूब मेहनत की थी, ये लो, ताकत आएगी। हिना का चेहरा लाल हो गया। उसने नजरें झुकाईं, जैसे कोई राज छिपा रही हो। कृति ने ये देखकर हल्का सा मुस्कुराया। राहुल ने अपनी पूरी थाली खत्म की और एक संतुष्ट भुरभुरी आवाज निकाली। उसने फोन उठाया। कुछ देर स्क्रीन पर उंगलियां चलाईं। तभी हिना के फोन पर एक नोटिफिकेशन की आवाज गूंजी। ट्रांजैक्शन अलर्ट, 10 लाख रुपए जमा हुए। हिना की सांस रुक गई। उसने फोन को देखा, फिर राहुल की ओर। उसे याद था कि राहुल ने पहले कृति को भी ऐसा ही कुछ दिया था, लेकिन जब खुद की बारी आई तो उसका दिल धक धक करने लगा। राहुल ने हल्के से कहा, अगर कम पड़ जाए तो बता देना। हिना ने हड़बड़ाहट में जवाब दिया, नहीं नहीं, ये बहुत है। तभी कृति का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी, माँ का कॉल। उसने तुरंत उठाया। माँ, इतनी सुबह, नाश्ता किया? दूसरी ओर से वही सवाल नहीं आया जो कृति ने पूछा था। उसकी माँ सरिता यादव की आवाज भारी थी। कृति, तुम्हारे पास 20 लाख रुपए होंगे। कृति की भौहें सिकुड़ी। माँ, इतने पैसे क्यों? सरिता की आवाज कांप रही थी। तुम्हारे पापा को कुछ लोगों ने पकड़ लिया है। उनकी एक टांग तोड़ दी। अगर पैसे नहीं दिए तो वो बाकी अंग भी। वह रुक गई, जैसे सांस लेना भूल गई हो। कृति का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या, ऐसा कैसे हुआ? उसकी आंखें नम हो गईं। माँ, मैं अभी आ रही हूँ। वह फोन काटने वाली थी, तभी राहुल ने उसका हाथ थामा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कृति ने हिचकते हुए सिर हिलाया। वह राहुल को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस मुसीबत में उसे उसकी जरूरत थी। हिना ने सामने से देखा। उसे पूरी बात नहीं पता थी, लेकिन कृति की उदासी ने उसे बेचैन कर दिया। कृति, सब ठीक हो जाएगा। राहुल है ना? फिर उसने पूछा, मुझे भी चलना चाहिए। राहुल ने कहा, कल मैं लैम्बोर्गिनी लाया था, उसमें 3 लोग नहीं बैठ सकते। तुम आज घर पर आराम करो। हिना ने सिर हिलाया। ठीक है। राहुल और कृति कार में बैठे। राहुल ने एक्सीलरेटर दबाया और लैम्बोर्गिनी जयपुर की सड़कों पर दौड़ पड़ी। कृति का गांव चेदुयान जयपुर से करीब 300 किलोमीटर उत्तर में था। 2.5 घंटे बाद कार एक पुरानी टूटी फूटी गली में रुकी।
सड़क के किनारे पुराने मकान थे जिनकी दीवारों पर समय की परतें जमी थीं। कृति की माँ सरिता एक छोटे से बरामदे में खड़ी थीं। उनके चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। जैसे ही कृति कार से उतरी, सरिता ने उसे गले लगा लिया। कृति, तू आ गई। उनकी नज़र राहुल पर पड़ी। ये कौन है? कृति कुछ कहने वाली थी, लेकिन राहुल ने जवाब दिया, नमस्ते आंटी, मैं कृति का दोस्त राहुल शर्मा। कृति ने राहुल की ओर देखा, उसकी आंखों में एक गर्माहट थी। सरिता की नज़रें राहुल पर ठहरीं। फिर वह बोली, कृति, ये सब कैसे हुआ, बताना। कृति की आवाज़ कांप गई। माँ, पापा को क्या हुआ? किसने उन्हें पकड़ा? उनकी टांग। सरिता की आंखें नम हो गईं। कल तुम्हारे पापा एक पुरानी दुकान में गए, वहाँ उन्होंने गलती से कोई कीमती चीज़ तोड़ दी। दुकानदार ने पैसे मांगे, लेकिन उनके पास नहीं थे। फिर उन्होंने उनकी टांग तोड़ दी। वह रुक गईं, जैसे शब्द गले में अटक गए हों। किसी ने फ़ोन किया, कहा कि अगर पैसे नहीं दिए तो वो और नुकसान करेंगे। कृति की आंखों से आंसू छलक पड़े। राहुल ने उसका कंधा थामा। आंटी, चिंता मत कीजिए, हम अंकल को छुड़ा लेंगे और उनकी टांग का इलाज भी करवाएंगे। आज मेडिकल साइंस बहुत आगे है। कुछ देर की बातचीत के बाद राहुल और कृति फिर कार में बैठे। सरिता ने जो जगह बताई थी वह ज़्यादा दूर नहीं थी। शाम का धुंधलका छा रहा था जब उनकी कार तारांकन विशाल एंटीक्स तारांकन के सामने रुकी। दुकान के बाहर पुरानी मूर्तियां और लकड़ी के बक्से सजे थे। अंदर एक आदमी बैठा था, गंजा, मोटा और दांतों में सोने की चमक। वह कुर्सी पर टांगे चढ़ाए मूंगफली चबा रहा था। जैसे ही लैम्बोर्गिनी की आवाज़ सुनाई दी, उसकी आंखें चमक उठीं। वह तेजी से उठा और बाहर आया। विशाल एंटीक्स में स्वागत है। हमारे पास हर युग की चीजें हैं, मौर्य काल से लेकर मुगल काल तक। कुछ दिखाऊं? उसने चिकनी चुपड़ी आवाज में कहा। राहुल ने शांत स्वर में जवाब दिया, कल तुमने यहाँ एक आदमी को रोका था ना? आदमी की मुस्कान फीकी पड़ी। वह वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया, टांगे चढ़ाईं। हाँ, तो तुम कौन हो उसके? वो मेरे पापा हैं। कृति की आवाज में गुस्सा था। आदमी ने मूंगफली का एक दाना मुंह में डाला। अच्छा, तो बात समझी। कल तुम्हारे पापा ने हमारी एक कीमती मौर्यकालीन मूर्ति तोड़ दी। नुकसान हुआ तो पैसे देने पड़ेंगे। वो नहीं दे पाए तो उन्हें रोका। उसने रुककर कृति की ओर देखा। उन्हें ले जाना चाहते हो? आसान है, 20 लाख दो और ले जाओ। कृति का चेहरा लाल हो गया। ये तो सरासर धोखा है। धोखा? आदमी ने हंसकर कहा। लड़की, जरा सोचकर बोल, हम पुलिस को बुलाएंगे। कृति चिल्लाई, अरे बुला लो ना। आदमी ने ठहाका लगाया। देखते हैं पुलिस मुझे पकड़ती है या तुम्हें। कृति कुछ और कहने वाली थी, लेकिन राहुल ने उसका हाथ थामा। 20 लाख, ठीक है, हम देंगे। उसने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला। आदमी की आंखें चमक उठीं। वाह, ये तो समझदार निकला। वह कार्ड लेकर एक पुराने पीओएस मशीन के पास गया। विशाल एंटीक्स की पुरानी मशीन ने एक हल्की सी खटक की आवाज की। स्क्रीन पर हरे अक्षर चमके, ट्रांजैक्शन स्वीकृत। मनोज ठाकुर की आंखें 20 लाख रुपए का नोटिफिकेशन देखकर चमक उठीं। उसका चेहरा ऐसा खिल गया जैसे कोई मुरझाया फूल फिर से जी उठा हो। उसने अपनी सोने की चमकती दाढ़ दिखाए और हंसते हुए कहा, हो गया काम। कृति यादव का गला सूख रहा था। उसने तेजी से पूछा, अब मेरे पापा को छोड़ देंगे ना? मनोज ने लापरवाही से सिर हिलाया। हाँ, ठीक है। उसने जेब से फोन निकाला और किसी को कॉल किया। कल वाले को लाओ। कॉल करते ही दुकान के पीछे की गली से 2 आदमी निकले। उनके चेहरों पर टैटू थे और आंखों में एक ठंडी क्रूरता। उनके बीच एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसके कपड़े मैले थे और चेहरा दर्द से सिकुड़ा हुआ। उसकी बाईं टांग लटक रही थी, जैसे हर कदम एक जंग हो। कृति ने उसे देखते ही सिसकी भरी। पापा! वह दौड़कर उनके पास गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कृति, किशन यादव ने कमजोर आवाज में कहा। उनकी नजरें धुंधली थीं, जैसे 2 दिन की यातना ने उनकी रूह को थका दिया हो। कृति ने उनके कंधे को थामा। पापा, आप ठीक हैं? हाँ बेटी, किशन ने मुश्किल से जवाब दिया, लेकिन उनकी हालत कुछ और कह रही थी। राहुल शर्मा ने किशन को देखा। उसकी आंखों में एक ठंडी चिंगारी भड़की। उसने शांत लेकिन गहरे स्वर में कहा, मूर्ति तोड़ने का हिसाब चुक गया, अब टांग तोड़ने का हिसाब बाकी है। उसके शब्दों ने दुकान की हवा को भारी कर दिया। मनोज का चेहरा सख्त हो गया। क्या बोला, लड़के? दोनों टैटू वाले आदमी एक कदम आगे बढ़े। उनकी नजरें राहुल को चेतावनी दे रही थीं, सोच ले क्या कह रहा है। तारांकन। लेकिन राहुल की नजरें पत्थर की तरह अडिग थीं। मैं ऐसा इंसान हूँ जो बिना वजह लड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई मेरे अपनों को छुए तो मैं उसका 2 गुना लौटाता हूँ। उसके शब्द खत्म होते ही वह हवा में छलांग लगा गया। उसकी मुट्ठियां तूफान की तरह चलीं। धप धप, दोनों टैटू वाले जमीन पर गिरे। उनकी आंखें बंद थीं।
राहुल का चेहरा वैसा ही था जैसे उसने 2 पत्ते उखाड़े हों। वह मनोज की ओर बढ़ा। मनोज पीछे हटने लगा, उसकी आंखों में डर था। रुक जा, मेरा भाई ललित चौधरी है, उसे जानता है। राहुल ने उसकी बात अनसुनी की। हाँ, उसने शांत स्वर में कहा और एक और कदम बढ़ाया। खटाक, राहुल का जूता मनोज की बाईं टांग पर पड़ा। आह! दुकान में एक तेज चीख गूंजी। राहुल रुका नहीं। खटाक, दाईं टांग, खटाक, बायां हाथ, खटाक, दायां हाथ। मनोज जमीन पर ढेर हो गया जैसे कोई पुतला गिर पड़ा हो। वह बेहोश था। कृति ने ये सब देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसमें डर नहीं, एक अजीब सी ताकत थी। राहुल ने ये सब उसके पिता के लिए किया था। उसकी हर हरकत में एक जुनून था जो उसे और करीब खींच रहा था। राहुल ने उसकी ओर देखा। कृति, अंकल को घर ले चलते हैं। कृति ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, चलो। तीनों कार में बैठे और चेदुयान की उस टूटी फूटी गली की ओर लौटे। घर पहुंचते ही सरिता यादव ने किशन को देखा। उनकी आंखें खुशी से भर आईं, लेकिन टूटी टांग देखकर वह फिर सिसकने लगीं। किशन, तुम ठीक हो? किशन ने कमजोर मुस्कान दी। हाँ सरिता, अब सब ठीक है। सरिता ने आंसू पोंछे। खाना खाओ, मैं दाल चावल लाती हूँ। किशन ने धीरे धीरे एक थाली खाए। खाने के बाद कृति ने पूछा, पापा आप उस दुकान में कैसे पहुंचे? और वो मूर्ति टूटी कैसे? किशन ने गहरी सांस ली। कल काम से लौटते वक्त मैं थक गया था, रास्ता भटक गया और उस गली में चला गया। वहां सीढ़ियां थीं, मेरा पैर फिसला और मैं दुकान में गिर पड़ा। एक मूर्ति थी जो टकराकर टूट गई। उनका चेहरा सिकुड़ गया। दुकानदार चिल्लाया, ये मौर्य काल की मूर्ति थी, 20 लाख की। मेरे पास तो इतने पैसे कभी थे ही नहीं। फिर उसने मुझे पकड़ लिया और मेरी टांग। वह रुक गए, जैसे उस पल को याद करना उनके लिए असहनीय हो। कृति की आंखें नम थीं। ये लोग इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? इनका कोई डर नहीं। किशन ने सिर हिलाया। राहुल, तुमने आज जो किया वो गलत था। उस दुकानदार को नहीं मारना चाहिए था। सरिता ने चौंक कर पूछा, मारना? क्या बात है? किशन ने बताया, वो दुकानदार ललित चौधरी का भाई है। ललित यहाँ का बड़ा गुंडा है। लोग कहते हैं उसके नीचे सैकड़ों आदमी हैं। अगर उसे पता चला तो। उनके माथे पर पसीना था। सरिता घबरा गईं। ललित चौधरी, अब क्या करेंगे? किशन ने कहा, मैंने काम पर लोगों से सुना है, वो आदमी खतरनाक है। अगर वो आया तो हमारा क्या होगा? कृति ने गुस्से से कहा, पापा माँ, डरने की कोई जरूरत नहीं। कानून है और राहुल है। किशन ने उदास स्वर में कहा, कानून हमें हर पल तो नहीं बचा सकता। तो हम कहीं और चले जाएंगे। कृति की आवाज में हताशा थी। किशन और सरिता चुप रहे। ये उनका घर था, उनकी जिंदगी का आधार। उसे छोड़ना उनके लिए आसान नहीं था। राहुल ने शांत स्वर में कहा, आंटी, अंकल, मैं वादा करता हूँ ललित चौधरी आपको कभी तंग नहीं करेगा। किशन और सरिता ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर अभी भी शक था, लेकिन कृति ने राहुल की ओर देखा। उसकी आंखों में पूरा यकीन था। राहुल के लिए वह एक चट्टान था जिस पर वह भरोसा कर सकती थी। राहुल ने किशन की ओर मुड़ा। अंकल, पहले आपकी टांग का इलाज करवाते हैं। मैं जयपुर के एक बड़े डॉक्टर को जानता हूँ, वो ऑर्थोपेडिक में स्पेशलिस्ट हैं। मैं अभी अपॉइंटमेंट लेता हूँ। उसने फोन निकाला और कॉल करने लगा। धन्यवाद नॉवल स्टोरीज हब सुनने के लिए। आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें।